वेलकम टू कॉन्कुल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 65 और डे 65 का पहला सवाल जो कि CUT 2023 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 65 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 आपको गिवन है कि यहाँ पे दो लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको बुक्स के नेम है और लिस्ट 2 में ऑथर के नेम है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बुक किस ऑथर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ओके गाइस। अगर मैं ऑप्शन सी की तरफ मूव करूं, हिंद स्वराज, गाइस ये बहुत ही पॉपुलर बुक्स थे जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था इन 1909 में। और इस बुक्स का जो मेन थीम था वो क्या था कि हाउ इंडिया कैन एक्वायर द ट्रू इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो गाइस सी जो है आपका मैच हो गया लिस्ट 2 का ऑप्शन ए के साथ। सिमिलरली ऑप्शन डी की तरफ गाइस अगर मैं मूव करूं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गाइस ये भी बहुत ही फेमस बुक था जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था इन 1901 में। और इस बुक का जो थीम था कि हाउ द ब्रिटिश का जो पॉलिसी था एक्सट्रैक्ट वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू फाइनेंस द ब्रिटेन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो गाइस ये भी आपका मैच हो गया और डी जो है 3 के साथ मैच हो गया। तो गाइस डी थ्री यहाँ पे है और सी वन यहाँ पे है। सो द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, हिंद स्वराज जो कि महात्मा गांधी के द्वारा गाइस लिखा गया था 1909 में। और इसका मेन थीम क्या था कि हाउ इंडिया कैन एक्वायर द ट्रू इंडिपेंडेंस। और इस बुक में जो है ना, ब्रिटिश का जो गाइस जो पॉलिसी था उसको भी जो है क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, सिमिलरली पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसको दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था इन 1901 में। और इस बुक्स में दादा भाई नौरोजी ने हाईलाइट किया था कि हाउ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सट्रैक्ट वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू फाइनेंस द ब्रिटेन इंडस्ट्री। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 2 और बी। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भी दिया हूँ कि करेक्ट आंसर इज बी। एंड ऑप्शन ए क्या था कि इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो गाइज इस बुक्स को लिखा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और इस बुक का जो थीम था क्या था कि फोकस इज इन द प्रोविजनल डेवलपमेंट ऑफ इंपीरियल फाइनेंस पे गाइज ये बेस्ड था। सिमिलरली ऑप्शन बी ऐसे और इंडियन इकोनॉमिक्स, गाइस ये आपको लिखा गया था महादेव गोविंद के द्वारा। और इस बुक में जिक्र किया गया था कि ड्यूरिंग 20 सेंचुरी में इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशंस जो है क्या था। ठीक है, तो इसी पे गाइस ये कंपाइल ऐसे लिखा गया था और स्पीच भी दिया था महादेव गोविंद के द्वारा। ठीक है, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा गाइस लिखा गया था। और इस पे इन्होंने कुछ बातें कही थी कि हाउ इंडिया बिकम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड एडवोकेटिंग फॉर द स्वराज और द सेल्फ रूल। And D. Poverty and British rule in India. This book was written by Dadabhai Naoroji, who is famous for this theory of the drain of wealth. तो guys यहीं से drain of wealth का guys concept आया था इसी book से, poverty and British rule in India. ठीक है, from India to Britain, he argued that the British rule जो है फेवर करते थे किसको, ब्रिटेन के लोगों को, ना कि इंडिया के लोगों को। ठीक है, so the correct answer is B. Okay. ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। और 42 गाइस आपको गिवन है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको गिवन है मॉड, क्वार्टाइल डिविएशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर। और लिस्ट 2 में आपको गिवन है कि मेजर ऑफ सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो गाइज ये आपको गिवन है। ओके फाइन। तो गाइज मोड क्या होता है, what is mod? So mod basically it refer to the value that appear most frequently in a data set. Okay, or it measure the central tendency. Mod measure the central tendency. So one is match with 3. Okay, similarly quartile deviation guys. Okay, so quartile deviation basically this measures the spread of the middle 50% of the data set. So it indicates the variability or the dispersion. ठीक है, तो क्वार्टाइल डिविएशन गाइस ये वाला था ना कि जैसे आपका ये पूरा डेटा है, लेट्स से दिस इज 100%, तो 25% पे आपका डेटा का वेरिएशन क्या है,
सिमिलरली 50% पे आपका डेटा का वेरिएशन क्या है एंड 75% पे आपका डेटा का वेरिएशन क्या है। तो ये बेसिकली वेरिएशन को मेजर्स करता है, वेरिएबिलिटी को, मतलब डिस्पर्शन को मेजर करता है। ठीक है, सो क्वार्टाइल डेविएशन मेजर द डिस्पर्शन। तो ये आपका मैच हो गया 4 के साथ, बी इज 4। सिमिलरली कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट गाइस एक स्टैटिस्टिक्स मेजर है जो स्ट्रेंथ को मेजर करता है बिटवीन दी टू वेरिएबल। ठीक है, सो इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर रिलेशन कि हाउ द आर रिलेटेड। ओके, लेट्स से कि y is equal to alpha plus beta x plus erratum. So how the are related, like ये weak है या strong है। ठीक है, तो ये आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट बताता है। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशन। सिमिलरली स्टैंडर्ड एरर गाइस आपको, ये भी एक स्टेटिस्टिक्स है जो कि यूज्ड होता है, एस्टिमेट द वेरिएबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, सैंपल स्टेटिस्टिक्स, सो इट मेजर द सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी कि हाउ द सैंपल थिंग्स आर variable with the population. Let's say guys, this is population parameter and this is the sample, let's say mean, this is a population mean. So how they are variable, like weak, less, more, less। ठीक है, तो इसी के बारे में ये मेजर करता है स्टैंडर्ड एरर। सो स्टैंडर्ड एरर मेजर द सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, हाउ द सैंपल आर वेरिएबल विद द पॉपुलेशन। ठीक है, डन। So the correct answer is guys, or A match with 3. So A match with 3, B match with 4, B match with B match with 4, so B match with 4, and C match with 2 and D match with 1. So the correct answer is C. Okay, the correct answer is C या फिर 3। ठीक है, सिंपल। मॉड गाइस, मॉड जो है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है, क्वार्टाइल डेविएशन आपको डिस्पर्शन को मेजर करता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट स्ट्रेंथ को मेजर करता है लीनियर रिलेशंस का, और स्टैंडर्ड एरर जो है सैंपल वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, मॉड, क्वार्टाइल डेविएशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ओके, डन। ओके, मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको यहाँ पे गिवन है कि अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम इन टू डिसीजन वेरिएबल x1 and x2 and the two resource constraint b1 and b2 can be set up in a following way. Specify the inequality constraint also known as the resource constraint as a11 x1 plus a12 x2 less than equal to b1 and similarly आपको given है। Solve the problem and plot the constraint on a graph in x1 x2 space to define the feasible solution and similarly option 3 and option D। तो guys इस क्वेश्चन में जो है ना आपको बेसिकली बताना है कि जब भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो क्या क्या स्टेप, मतलब पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए। So this question refer to the question in solving a linear programming problem which involves maximizing or minimizing an objective function subject to the constraint. Okay, so the problem described involves the two decision variable that is x1 x2 and the two resource constraint b1 and b2। ठीक है, तो आप किस स्टेप पे गाइस इसको, फर्स्ट स्टेप पे क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप पे क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप पे क्या होना चाहिए और फोर्थ स्टेप पे क्या होना चाहिए इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। तो गाइस आप खुद सोचो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि किसको मैक्सिमाइज करना है। हाँ गाइस, जब भी आप एलपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन गिवन होता है ना कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दिस एंड बजट कंस्टेंट आपको यहाँ पे गिवन होती थी। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। The first step to specify the objective function
ठीक है, जिसे आप जो है मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो पहला क्या होगा, सी, स्पेसिफाई द क्राइटेरियन फंक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स मैक्सिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन मैक्स जेड इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2। तो गाइस इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, तो जेड इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2। ठीक है, फाइन, ये आपका पहला स्टेप है। गाइस दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपको कंस्टेंट फाइंड आउट करना है कि कंस्टेंट क्या है। तो गाइस कंस्टेंट आपको ऑप्शन नंबर ए पे है, इनइक्वालिटी कंस्टेंट आल्सो नोन एज द रिसोर्स कंस्टेंट। तो आपको रिसोर्स कंस्टेंट फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप, रिसोर्स कंस्टेंट। ठीक है, रिसोर्स कंस्टेंट डन। ओके, अब तीसरा गाइस क्या है कि सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्लॉट द कंस्टेंट। सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्लॉट इट। ठीक है, तो गाइस ये आपका कहाँ पे है, ये बी। एंड देन आप जो है ऑप्टिमल पॉइंट आपको मिल जाएगा x1 स्टार एंड x2 स्टार। तो ये आपका 4 आ गया, सिंपल। ठीक है, तो पहला क्या है गाइस आपका, टू फाइंड आउट दी व्हाट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका कहाँ पे, सी पे है। तो गाइस पहला आपका क्या हो गया, सी। दूसरा रिसोर्स कंस्टेंट, रिसोर्स कंस्टेंट आपका ए में है, तो सी ए। एंड देन solve the problem and plot the constant to CAB and last D. CABD. CABD. So option 2 is correct. Okay. Option 2 means option B is correct. ठीक है, done. Okay. Move to guys question number 44. 44 आपको गिवन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो गाइज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, तो गाइज ये आपका हुआ था कब, 1969। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई गाइज कब हुआ था, 1935। ठीक है, दैट इज 1935, ये आपका 1969। लॉन्च ऑफ मनरेगा, ठीक है, मनरेगा गाइस कब लॉन्च हुआ था, 2005। सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान गाइस 1956। 1956 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, सेबी का गाइस एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1988। 1988। ठीक है, ओके, तो गाइस आपको यहाँ पे अर्लीस्ट से स्टार्ट करना है। तो गाइस इसमें से अर्लीस्ट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, तो आपका बी हो गया। सिमिलरली 1956, तो बी डी, बी डी, तो गाइस बी भी हो गया, डी भी हो गया, बचा क्या आपका 1969। 1969 जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो सी डी ए। ओके, अब क्या बचा गाइस, सेबी। तो सेबी आपका 1988, तो ये बचा ई, ये भी हो गया। एंड 2005 में आपका मनरेगा, सी। सो बी डी ए ई सी, बी डी ए ई सी। द करेक्ट आंसर इज 2। द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, तो गाइस इसको आपको ऑर्डर में जो है सजाना था, स्टार्ट विद द अर्लीस्ट। तो अर्लीस्ट गाइस कौन था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई 1935। सिमिलरली सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956, और बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1969, 14 बैंक का। और सेबी का गाइस जो स्टैब्लिश हुआ था 1988, और मनरेगा 2005। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई 1935, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956, बैंक का नेशनलाइजेशन 1969, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी 1988, और मनरेगा 2005। डन, ठीक है,
तो गाइस ऑर्डर में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, BDAEC, डन। ओके, मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपको गिवन है कि अरेंज द बुक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी गाइस आपको बुक्स को जो है अरेंज करना इन ऑर्डर, ठीक है। ओके, theory of surplus value, general theory of employment, interest and money, on the principle of political economy and taxation, and inquiry into the nature and cause of the wealth of nation, ठीक है। ओके, तो गाइस अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक गाइस एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था आपका 1776 में, ठीक है। गाइस ये बहुत ही फेमस बुक है। ओके, ऑप्शन सी की गाइस अगर मैं बात करूं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये बुक गाइस आपको लिखा गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा और ये पब्लिश हुआ था कब, 1817 पे, 1817 पे, ठीक है। सिमिलरली थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ये आपको गाइस कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था और ये जो बुक गाइस लिखा गया था रिटन इन बिटवीन 1816 टू 1800 सॉरी 1861 टू 1863 के बीच में गाइस इस बुक को लिखा गया था। बट ये पब्लिश हुआ था कब, ये पब्लिश हुआ था 1905 से 1910 के बीच में, ठीक है। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी गाइस जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था कब, 1936 में, ठीक है। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। तो पहला क्या हो गया आपका डी, सो डी सी ए एंड देन बी, डी सी ए बी, डी सी ए बी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, ठीक है, डी सी ए बी। ओके, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में भी आपको जो है एज अ नोट के तौर पे दे दिया हूँ, आप यहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सो दिस इज ऑर्डर गाइज, डी ए डी सी ए बी। ओके, ओके गाइज, थैंक यू।